दोस्तों आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के समास के बारे में। तो दोस्तों आज हम समास के कितने भेद हैं, समास किसे कहते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समास को पढ़ने की प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। तो हेडिंग दे देते हैं समास। क्या दे देते हैं? समास। समास आज का चैप्टर का नाम है। तो चलिए देखिए समास किसे कहते हैं। समास कहते उसे दो या दो से अधिक पद अपने बीच के विभक्त को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तब इसे मेल को समास कहा जाता है। देखिए दो दो या दो से अधिक पद जो होता है और उसकी जो मेल से जो नया पद बनता है, अर्थात अपने विभक्त को छोड़कर, मतलब अपने अर्थ को छोड़कर जो एक नया रूप ले लेता है उसे ही समास कहा जाता है। तो देखिए जैसे कि राजा का मंत्री, राजमंत्री एक शॉर्ट नाम हो जाता है। तो ये राजा का मंत्री का विभक्त छोड़कर ये एक राजमंत्री जो होता है, जो एक छोटा सा रूप ले लेता है उसे ही समास कहा जाता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। देखिए दो या दो से अधिक पदों के बीच अपने विभक्त जो छोड़कर नया आपस में मतलब मिल जाते हैं या नया रूप ले लेते हैं उसे ही समास कहा जाता है। जैसे राजा का मंत्री, राजमंत्री और क्या, चलिए देखते हैं आगे। पहले इतना जान लेते हैं तो चलिए आगे की ओर देखेंगे। जैसे स्वर्ग का प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, इसी तरह होता है समास का। चलिए पहले डिफिनेशन लिख लीजिएगा। चलिए डिफिनेशन हमारे साथ ही लिखते जाइएगा। लिखिए दो या दो से अधिक पद अपने बीच के विभक्त को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तब इसी मेल को समास कहा जाता है। अब देखिए दो या दो से अधिक पद जो होता है वो अपने बीच के विभक्त को छोड़कर जो एक नया रूप ले लेता है उसे ही समास कहा जाता है। ठीक ना, बस इतना ही आपको याद रखना है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ पे। चलिए नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल दे देता हूँ, राजा का मंत्री, राजा का मंत्री। अब देखिए ये इतना बड़ा है और ये जब समास में आ जाता है तो राजमंत्री हो जाता है। राजमंत्री आप तो जानते होंगे, राजा का जो मंत्री होता है उसे ही राजमंत्री कहा जाता है। तो चलिए ये एक बड़ा सा नाम है और ये अपनी बीच के विभक्त को जो छोड़कर एक छोटा सा रूप ले लेता है उसे ही कहा जाता है समास। ठीक ना, तो चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको। तो चलिए नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। पदों के मेल से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं।
ठीक ना। तो चलिए एक नोट पॉइंट था, पदों के मेल से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद या समासिक शब्द कहते हैं। तो चलिए एक नोट पॉइंट ये भी जाना बहुत ही जरूरी था आपके लिए। तो चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको। अब देखिए समास विग्रह कैसे हुआ किया जाता है। तो चलिए ये देख लेते हैं, ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। चलिए एक टॉपिक आपको आ गया है, समास विग्रह। समास विग्रह, चलिए ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, चलिए सुनिएगा। समासिक शब्द के पदों को जब विभक्ति मिलाकर अलग अलग किया जाता है, इसका कहने का अर्थ है समासिक शब्द जो होता है, जो पदों के मेल से जो बनता है, उसको जो विभक्ति मिलाकर अलग अलग कर दिया जाता है, तो इस अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। ठीक ना। तो चलिए ये भी सेम है, जैसे राजा का मंत्री है, तो इसमें देखिए समास विग्रह है और राजमंत्री एक समस्त पद है। राजा का जो मंत्री है, यहाँ पे ही इसी एग्जांपल से देख लेते हैं, ये आपको समास हो जाएगा। चलिए इसी एग्जांपल में देखिएगा, राजा का जो मंत्री है, इसका समास विग्रह है राजमंत्री, जो कि एक समस्त पद है। ये क्या है? समस्त पद है, समस्त पद है। ठीक ना। और राजा का जो मंत्री है, राजमंत्री, राजा का जो मंत्री, राजा का मंत्री समास विग्रह है। ये एक समास विग्रह है। क्या है? समास विग्रह है, समास विग्रह है। ठीक ना। और राजमंत्री ये जो है, ये क्या है? समस्त पद है। ठीक ना। और इस तरह समास में कई पदों का मेल होता है। समास में कई पद मिलकर समासिक पद बन जाते हैं और पदों के बीच को विभक्त को लोप हो जाते हैं। इसी के बीच का जो विभक्त है ये लोप हो जाते हैं और ये समस्त पद बन जाते हैं। चलिए ये भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, ये अगर समास में नहीं देना है तो आगे ढेर सारे समास का ही एग्जाम्पल होगा। तो चलिए ये इसी का एग्जाम्पल मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है समास विग्रह का। ठीक ना। तो चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे बढ़ेंगे बारीकी से। और समास और संधि में अंतर अगर नहीं जानते हैं तो चलिए जान लीजिएगा, ये मैं लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ समास के भेद, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए पहले जान लेते हैं समास के भेद। ठीक ना। समास के कितने भेद हैं, चलिए ये जान लेते हैं। समास के कितने भेद है भाई? समास के 6 भेद हैं। भेद है। समास के 6 भेद हैं, जिसमें कि पहला का नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष। ठीक ना। दूसरा का नाम है कर्मधारय। और तीसरा का नाम है द्विगु। चौथा का नाम है द्वंद्व। और पांचवा का नाम है बहुव्रीहि समास। और छठा का नाम है अवयवी भाव समास। ठीक ना। यही 6 समास है और आज हम इसी 6 समास को पढ़ेंगे और पहचानने का भी प्रयास करेंगे। ठीक ना। तो चलिए पहला से स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग दे दीजिए तत्पुरुष समास। पहला हेडिंग दे दीजिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तो चलिए ये हेडिंग दे दीजिए और लिखिए, जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। देखिए इसमें होता है क्या कि जैसे राजमंत्री है,
इसमें मंत्री लास्ट शब्द प्रधान है, ठीक ना, मंत्री प्रधान शब्द है, ठीक ना। अंतिम खंड इसका जो राजमंत्री है, इसका राजमंत्री ने बाघ मारा। यहाँ राजमंत्री समासिक शब्द है जिसका विग्रह राजा का मंत्री होता है, और अंतिम खंड मंत्री प्रधान है क्योंकि बाघ को मारने का काम मंत्री करता है, ना कि राजा, ठीक ना। चलिए ये समझ गए, तो चलिए ये समझ गए, नहीं समझे तो मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखिए राजमंत्री ने बाघ मारा। अब राजमंत्री का जो राजा का मंत्री होता है उसे ही राजमंत्री कहा जाता है, और मंत्री राजा का मंत्री जो होता है, और मंत्री ही राजमंत्री ही बाघ को मारने का काम किया, यानी कि राजा का मंत्री जो है वो मंत्री बाघ को मारने का काम किया, ना कि उसके राजा मंत्री को बाघ को मारे, इसीलिए मंत्री प्रधान शब्द हो गए। यानी कि राजा का राजमंत्री जो है इसमें मंत्री शब्द प्रधान हो गया, अर्थात तत्पुरुष समास हो गए। तो चलिए इसका डिफिनेशन मैं लिखा देता हूँ, बाद में आपको समझाऊंगा। चलिए लिख लीजिएगा, जिस सामासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल नोट कीजिएगा कि राजमंत्री ने बाघ मारा, अब देखिए राजमंत्री, अब इसका जो हम विभक्त करते हैं, देखिए राजमंत्री राजा का मंत्री। अब देखिए राजा का मंत्री ने बाघ मारा, न कि राजा ने मारा, इसका मंत्री ने मारा बाघ को, तो मंत्री इसमें प्रधान हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लाइट का प्रॉब्लम है और काफ़ी दिनों से है, तो चलिए अगर दिखाई देता है तो आप आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देख लीजिएगा, तो देखिएगा अब ये तो समझ गए, और चलिए अब मैं कर्म तत्पुरुष में सुनाता हूँ। स्वर्ग को प्राप्त करना, स्वर्ग को प्राप्त जो किया जाता है उसे स्वर्ग प्राप्त कहा जाता है। गिरी का आगत, गिरिहागत, सिर को तोड़ने वाला, सिर तोड़, और करण तत्पुरुष, इसमें देखिएगा पद से दलित, पद दलित, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत, मद से माता, मददाता, और संप्रदान तत्पुरुष, देश के लिए भक्ति, और विद्या के लिए आलय, विद्यालय, और अपादान तत्पुरुष, जन्म से अंधा, जन्मंधा, बल से हीन, बलहीन, देश से निकला, देश निकाला, और संबंध तत्पुरुष में देखिए षष्ठी में अन्य का दाता, अन्नदाता, राजा का दरबार, राज दरबार, राजा का महल, राजमहल, अधिकरण का तत्पुरुष, पुरुषों का उत्तम, पुरुषोत्तम, गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश, आप से बीती, आप बीती। अब देखिए इसमें जो है अन्य से दाता, अन्य दाता और दाता, इसमें जो है क्या कहते हैं, अंतिम शब्द है, और ये प्रधान शब्द है, ये आपको तत्पुरुष समास में आ जाएगा। इसी तरह सना है जो कि मैंने पढ़ के सुना रही है, सब कुछ खास बात नहीं है आप लोग के लिए, ठीक ना। तो चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको कर्मधारय समास की ओर। चलिए हेडिंग दे दीजिएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास हेडिंग दे दीजिएगा और लिखिएगा कर्मधारय समास दूसरा में। चलिए लाइट का प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कर्मधारय समास आपको अगर आवाज अच्छा से पहुंच रहा होगा तो कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको कर्मधारय समास की ओर, और उस जरा ध्यान से सुनिएगा। जिस सामासिक शब्द में विशेषण और उपमान उपमेय का मेल हो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। अब देखिए सुनिएगा, जिस सामासिक शब्द में विशेषण और उपमा उपमेय का मेल हो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। चलिए अगर डिफिनेशन से नहीं समझे तो इसका एग्जांपल से मैं समझाने का
प्रयास करूंगा। तो चलिए पहले इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिएगा डिफिनेशन से नहीं समझ पाते हैं तो इसका मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। देखिए लिखिएगा पहले, जिस सामासिक पद का, जिस सामासिक शब्द का विशेष विशेषण और उपमान या उपमेय का मेल हो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। चलिए इसका डिफिनेशन नोट कर लीजिए और उसके बाद लिखिएगा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको कर्मधारय समास पता चल जाएगा। देखिए कैसे होता है। देखिएगा पहला एग्जाम्पल, चंद्र के समान मुख। चंद्र के समान मुख क्या होगा? चंद्रमुख। अब देखिएगा इसमें कि सामान्य पद विशेष और विशेषण जो होता है उपमा और उपमेय के मेल से बन जाता है। तो सिंपल से आपको दिया हुआ रहेगा कि चंद्र के समान मुख या चंद्रमुख कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। इसको पहचानेंगे कैसे? तो इसमें जो होता है विशेष से विशेषण और उपमा उपमेय के मेल से बना होता है, ठीक ना। अगर ये भी नहीं समझा होगा तो चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं अगला एग्जाम्पल की ओर। देखिए चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख होता है और इसका कुछ विशेष अर्थ भी नहीं होता है, और विशेष विशेषण है और उपमा उपमेय की मेल से बनता है, ठीक ना। तो चलिए चंद्र के समान जो मुख होता है वो चंद्रमुख होता है और कर्मधारय समास है। जैसे नीला जो कमल, नीलकमल, नीला जो कमल, नीला कमल, नीला कमल, ठीक ना। तो इसी तरह पीत है जो अंबर, पीतांबर, इसी तरह होता है, ठीक ना। तो इसी कर दीजिए, कर्मधारय समास भी पहचान जाएंगे आप धीरे धीरे, ठीक ना। चंद्र के समान मुख चंद्रमुख, इसका कुछ विशेष अर्थ नहीं होता है। जैसे चंद्र के समान मुख चंद्रमुख, नीला हो अंबर जिसका नीलांबर, पीत है अंबर जिसका पीतांबर, ठीक ना। तो यही सब होता है। और आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको तीसरा द्विगु समास की ओर। तो द्विगु समास देखिए ये सब उतना पूछा तो जाता है लेकिन फिर भी कर्मधारय और उतना समझने में दिक्कत नहीं होता है। आपको डायरेक्टली दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में और सिंपली चूज करना रहता है। तो चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं। आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, अभी मैं भी पढ़ ही रहा हूँ तो कोई दिक्कत वाला साथ ही साथ वीडियो बना लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर कोई दिक्कत होता है भाई तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बोलिएगा, मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। चलिए द्विगु समास की ओर लेकर चलते हैं। आपको द्विगु देकर हेडलाइन दीजिएगा। द्विगु समास में ये समास बहुत ही हल्का है, ठीक ना। जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्या बोधक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। पहले इसका डेफिनेशन नोट कीजिए, उसके बाद में बहुत ही इजी है, ये समास सबसे हल्का है, ठीक ना। चलिए लिखिएगा, जिसका ये समास बहुत ही हल्का है, जिसका सामासिक शब्द, जिसका सामासिक पद सामासिक शब्द है, सामासिक शब्द प्रथम पद संख्या बोधक हो, प्रथम पद संख्या बोधक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन नोट कर लिए, इसका एग्जांपल में आइए और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए दूसरा पहर, दोपहर हो जाएगा। और एक और एग्जांपल देता हूँ उसके बाद में समझा। तीन नेत्र, त्रिनेत्र हो जाएगा, तीन नेत्र क्या हो जाएगा? त्रिनेत्र।
अब देखिए इसको समझना क्या है, देखिए डिफिनेशन देखिए, जिसका सामासिक शब्द प्रथम पद संख्या बोधक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ये क्या है, प्रथम पद संख्या हो, ठीक ना। अब देखिए दूसरा पहला, इसमें क्या है, पहला पद क्या है, दो है, दो क्या है, संख्या है, त्रि क्या है, तीन क्या है, एक संख्या है। तो ये पहचानना बहुत ही इजी हो गया आपको कि द्विगु समास कौन है, जिसका पहला पद जो होता है वो संख्या होता है, ठीक ना, तो उसे ही द्विगु समास कहा जाता है। तो ये पहचानना बहुत ही आसान है आपको, ठीक ना। तो देखिएगा त्रिनेत्र हो जाएगा, और आगे की ओर देख लीजिए, तीन लोगों का समूह त्रिलोक, पंचवटों का समाहार पंचवटी, सात ऋषियों का समूह सप्तऋषि, तीन कालों का समूह। इस सब में पहला प्रथम पद जो है या पहला पद जो है वो कोई संख्या है, ठीक ना। जो संख्या हो, जिसका पहला पद यानी कि जिसका पहला वर्ड जो हो वो संख्या हो, यानी कि त्रिनेत्र है तो तीन, त्रि जो है ये एक संख्या है, तीन क्या है, संख्या है। तो तीन जो संख्या है तो ये संख्या पहला पद संख्या है, तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चलिए द्विगु समास पहचानने के लिए आप समझ गए, ठीक ना, इटीसी कर दीजिए। और चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं चौथा समास की ओर। आपको चौथा समास क्या है चलिए देखेंगे बारीकी से। पहले ये तीसरा समास आपको बहुत ही इजी लगा होगा और चौथा समास भी इजी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते, सब इजी है, बस थोड़ा सा लगे रहिए, चलिए पढ़ते रहिए और क्या। चलिए द्वंद्व समास की ओर बढ़ते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अब देखिए द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिस समासिक शब्द के सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका एग्जांपल, सॉरी इसका डेफिनेशन नोट कीजिए, उसके बाद में बता रहा हूँ, ठीक है। जिस सामासिक शब्द का सभी पद प्रधान हो, सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है, द्वंद्व समास कहा जाता है, ठीक ना। तो इसे द्वंद्व समास कहा जाता है, ठीक ना। और द्वंद्व समास के समासिक दो पदों के बीच का जो होता है योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह ऐसा रहेगा दो समास के बीच, इसमें लगा रहेगा, तो इसको पहचानना और भी इजी हो गया। ऐसा चिन्ह नहीं होता है, मोबाइल में आपने देखे होंगे ऐसा चिन्ह, माइनस का चिन्ह, ठीक ना। तो माइनस का चिन्ह दो पदों के बीच लगा हुआ है, मतलब दिन और, जैसे दिन और रात है तो ये इसके ऐसे बीच में लगा हुआ रहेगा, ठीक ना। तो आप समझ जाइएगा, ठीक ना। चलिए आगे की ओर एग्जाम्पल की ओर देते हैं, उसके बाद आप समझ में आ जाएगा, ठीक ना। देखिएगा कि गौरी और शंकर द्वंद्व समास में, देखिएगा एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा गौरी और शंकर, गौरी शंकर हो जाएगा, सिंपल जाहिर सी बात है, गौरी और शंकर क्या हो जाएगा, गौरी और शंकर, तो क्या हो जाएगा, गौरी और शंकर। अब देखिए इसका बनाते हैं समास, गौरी शंकर, इसके बीच में क्या है, योजक चिन्ह है, क्या है, योजक चिन्ह है, क्या क्या है यहाँ पे, योजक चिन्ह है। तो समझ गए आपकी द्वंद्व समास में योजक चिन्ह रहा ही जाता है, ठीक ना। तो आप पहचान लेंगे तुरंत, जिसमें योजक चिन्ह लगा हो, जैसे माता पिता, जैसे माता और पिता, यहाँ पे लिखिए माता और पिता, क्या हो जाएगा, माता पिता, योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो समझ जाइएगा आप कि ये द्वंद्व समास में है। जैसे दिन और रात, जैसे दिन और रात, दिन रात, ठीक ना, योजक चिन्ह लगा है, तो आप समझ जाइएगा कि ये द्वंद्व समास है। और चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आपको द्वंद्व समास में पहचानना जिसमें योजक चिन्ह हो बीच में उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। सिर्फ आप इतना बात याद रख लीजिएगा, आपको कहीं भी कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। जहां भी योजक चिन्ह देखिए वो समझ जाइएगा द्वंद्व समास है। और जहां भी संख्या हो, पहला पद यानी कि पहला शुरुआत में जो संख्या का बोध करता हो उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। और जिसका विशेष विशेषण और उपमेय उपमा हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसका
अंतिम खंड प्रधान हो, जैसे राजा का मंत्री, इसमें मंत्री प्रधान शब्द है, यानी कि लास्ट वाला प्रधान शब्द है, अंतिम खंड प्रधान शब्द है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। और चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं। पांचवा बहुब्रीहि समास के पास आपको ये तीनों चारों समास बहुत इजी है और आगे भी इजी ही रहेगा हमारी, और उसे मैं प्रयास करूंगा कि इजी ही तरीका से बताने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको चौथा समास की, सॉरी पांचवा समास की और बहुब्रीहि समास की। और तो चलिए देखिएगा बहुब्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अब देखिएगा बहुव्रीहि समास किसी करते हैं, देखिएगा जिसका सभी पद जो है समान अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ बताते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब इस पे गौर फरमाइएगा कि जिसका सभी पद जो है कुछ ना कुछ विशेष अर्थ बताए, ठीक ना, उसे ही क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसका पहले डिफिनेशन नोट कीजिए, उसके बाद में बता रहा हूँ, ठीक ना। चलिए डिफिनेशन नोट कर लीजिए। जो समस्त पद अपने समान अर्थ को छोड़कर, ठीक ना, जो समस्त पद अपने समान अर्थ को छोड़कर कुछ विशेष अर्थ बताए, ठीक ना, कुछ विशेष अर्थ बताए, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल नोट कीजिए, इसका एग्जांपल के माध्यम से आप तुरंत समझ जाएंगे, ठीक ना। देखिएगा इसका एग्जांपल, जिसके सिर पर चंद्रमा हो। अब देखिएगा ये तो आप बोलेंगे कि भैया कि कर्मधारय में भी तो ऐसा होता था कि चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, जो कि कर्मधारय समास है। पहले दुखी देखिए, उसके बाद मैं बता देता हूं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, अर्थात चंद्रशेखर, ठीक ना, क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर। और देखिए चंद्रशेखर तो हो जाएगा, क्या कहता है डिफिनेशन में, देखिए जिसका समान अर्थ को छोड़कर कुछ विशेष अर्थ बताए। ये तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको कहते हैं चंद्रशेखर, ये तो सामान्य अर्थ हो गया। अब इसका विशेष अर्थ क्या होता है, विशेष अर्थ सुनिएगा। चंद्रशेखर किसके सिर पर चंद्रमा है, शंकर जी के सिर, क्या किसके सिर पर चंद्रमा है, शंकर जी के सिर पर, ठीक ना, तो उसे ही कहेंगे कर्मधारय समास। अब मतलब कि जिसका सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं, ये समान अर्थ हो गया। और चंद्रशेखर का जो है सिर किसके सिर पर है, चंद्रमा, वो शंकर जी के सिर पे है, तो क्या हो जाएगा इसमें, शंकर जी जो होगा ये विशेष अर्थ हो जाएगा चंद्रशेखर का, ठीक ना, तो विशेष अर्थ हो जाएगा, अर्थात बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक ना। और कर्मधारय में कोई विशेष अर्थ नहीं होता था, ठीक ना, उसमें विशेषण हो जाता था और उपमा हो जाता था, ठीक ना। और इसमें समान अर्थ जो होता है, जैसे जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर, ये समान अर्थ हो गया और इसका विशेष अर्थ हो गया शंकर जी, तो ये हो जाएगा आपको बहुब्रीहि समास। तो चलिए अगला एग्जाम्पल की ओर नोट करते हैं। लंबा हो उदर जिसका, जैसे लंबा हो उदर जिसका, ठीक ना, क्या हो जाएगा, लंबोदर। कौन है, लंबा हो उदर जिसका, गणेश जी, ठीक ना, गणेश जी। अब देखिए गणेश जी का उदर लंबा है, ठीक ना। अब उदर मतलब समझ गए होंगे पेट है, ठीक ना। तो चलिए लंबा हो उधर शायद पेट ही होता है, नहीं होता है तो आप जानिए, तो गणेश जी होता है, ठीक ना, गणेश जी गलती लिखा है, गणेश जी होता है। अब समझिएगा यहाँ पे कि लंबा हो उदर जिसका, ये लंबोदर हो जाएगा। लंबोदर एक सामान्य अर्थ है, क्या है, लंबोदर एक खुद सामान्य अर्थ है, और इसका विशेष अर्थ होता है गणेश जी। कर्मधारय में ऐसा नहीं होता था, नीलकमल इसका कुछ विशेष अर्थ होता नहीं था, तो ये हो जाता था आपको कर्मधारय समास। लेकिन बहुब्रीहि समास में जो भी एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा उसका कुछ ना कुछ विशेष अर्थ निकलेगा,
जैसे लंबा हो उदर जिसका, लंबोदर, ये खुद एक सामान्य अर्थ है और इसका विशेष अर्थ क्या हो जाएगा, गणेश जी, क्योंकि गणेश जी का उदर लंबा है। तो चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको। पत्ते झड़ गए हो जब, पतझड़ या शिशिर ऋतु इसको कहते हैं, ठीक ना। त्रिशूल है जिनके पानी में, तो ये त्रिशूल पानी हो जाएगा, जो कि शंकर जी के हाथ में है, पानी में है, ठीक ना। पानी मतलब हाथ ही होता है, ठीक ना। एक पानी मतलब पानी होता है, एक पानी मतलब हाथ होता है। और चलिए, दिशाएं हैं वस्त्र जिनका, दिगंबर, जो कि शंकर जी है, ठीक ना। तो यही सब है। और मुरली का धारण करने वाला मुरलीधर, जो कि कृष्ण जी है, मुरली जो बजाते थे, मुरली जो रखते थे, मुरली जो धारण करते थे, अर्थात मुरलीधर, जो कि गणेश सॉरी कृष्ण जी है, कृष्ण जी है। तो चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको अवयवी भाव समास के पास। तो चलिए, इससे पहले आपको बता दे कि आगे की ओर बढ़ते हैं, नोट करने वाले कर ले, रोक के वीडियो, ठीक ना। चलिए मैं मिटा देता हूं। तो चलिए छठा की ओर बढ़ते हैं, और छठा की ओर क्या है, अवयवी भाव समास। अवयवी कैसे लिखा है, अवयवी भाव समास। अब देखिएगा, अवयवी भाव समास किसे कहते हैं, जिस समासिक शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे भी अवयवी समास, अवयवी भाव समास कहते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन नोट कीजिए, उसके बाद में समझा देता हूं। जिस समासिक शब्द का अर्थ कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। अब चलिए इसके एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ जाएंगे। अब देखिए, दिन रात, दिन रात यानी कि प्रतिदिन, प्रतिदिन हो जाएगा, ठीक ना। प्रतिदिन एक अवयवी भाव समास है, लेकिन दिन रात क्या है, दिन रात कौन सा समास है, क्या बोले थे मैंने कि जिसके बीच में योजक चिन्ह लगा हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। दिन रात लेकिन द्वंद्व समास है, लेकिन प्रतिदिन, दिन रात का अर्थ हो जाएगा प्रतिदिन, जब तो प्रतिदिन हो जाएगा आपको अवयवी भाव समास। और प्रतिदिन रात जो कि प्रतिदिन होता है, तो प्रतिदिन का अर्थ कभी बदलेगा, प्रतिदिन का अर्थ तो कभी नहीं बदलेगा, प्रतिदिन का मतलब क्या, एक ही दिन हो जाएगा, नहीं। तो इसी तरह का जो शब्द है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे जन्म भर, आजन्म, जन्म भर, आजन्म, आजन्म का अर्थ कभी बदलेगा, ठीक ना। जन्म भर का अर्थ कभी बदलेगा, नहीं बदलेगा। जन्म भर एक क्या है, जन्म भर जो है एक अवयवी भाव समास है, ठीक ना। और आगे की ओर देखिएगा, हर पल यानी कि प्रतिपल, प्रतिपल कभी बदलेगा, एक पल में नहीं ना। हर पल का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रतिपल, और इसका अर्थ कभी बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो इस तरह का जो भी समास हो वो क्या कहलाएंगे, अवयवी भाव समास। जो भी शब्द का अर्थ नहीं बदलता है, जिसका अर्थ दुनिया में नहीं बदलता है, उसे कहते हैं अवयवी भाव समास। तो चलिए, छठा हो गया, और एक सातवां है जो कि किताब की तरफ से है, नज समास। तो चलिए ये भी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब किताब में दिया हुआ है तो हम लोग पढ़ने में क्या बुराई है, ठीक ना। तो चलिए पढ़ लेते हैं नज समास, ठीक ना। जो भी पढ़िए वो आपकी मर्जी है। तो चलिए एक बार मैं दोहरा दूंगा सभी समास को, पहले ये समास देख लीजिए, सातवां समास, ठीक ना। समास के 6 वेद होते हैं, लेकिन सातवां समास के बाद किताब की ओर से है, और जिसके भी ओर से हो, हम बुक में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलिए सातवां समास देखिएगा, नज समास। नजे समास पढ़ेंगे या क्या पढ़ेंगे वो आप कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक ना। चलिए जितना आता है उतना हम। निषेध या अभाव आथी
आदि अर्थ में जब पहला पद अ अन न और न आदि हो उसे दूसरा पद संज्ञा या विशेषण हो तो न समास कहलाते। चलिए पहले डेफिनेशन नोट कीजिए, उसके बाद मैं बताने का प्रयास करूंगा। चलिए देखिएगा, निषेध या अभाव आदि अर्थ में जब पहला पद अ अन न और न आदि हो तो दूसरा पद संज्ञा या विशेषण तो जरूर होगा, ठीक ना, जरूर मतलब विशेषण होगा, ठीक ना, जरूर की आवश्यकता नहीं होगा। और जो तो क्या न समास कहलाते हैं, ठीक ना, न समास कहलाते हैं। ठीक ना। तो चलिए देखिएगा क्या कहते हैं, निषेध या अभाव आदि अर्थ में जब पहला पद अ अन न और ना हो, ठीक ना। चलिए राइटिंग तो उतना अच्छा नहीं बैठता है। और दूसरा पद संज्ञा या विशेषण हो, ठीक ना। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे न भाव क्या हो जाएगा, अभाव। इसमें न क्या है, एक निषेध या अभाव आदि है और भाव एक संज्ञा या सदनाम विशेषण है, तो ये अभाव हो जाएगा। इसी तरह का जो शब्द होगा जैसे न अंत अनंत, न अंत क्या हो जाएगा, अनंत, ठीक ना। ये सब शब्द जो हो जाएगा ये आपको न समास हो जाएगा। जैसे न अर्थ अनर्थ, न अर्थ क्या हो जाएगा, अनर्थ बराबर अनर्थ। इस तरह का जो शब्द होगा वो क्या कहलाएगा, न समास। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और चलिए एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए पहला समास से। तो अब लिखाऊंगा नहीं, मुंह से ही बोल दूंगा। देखिए पहला समास, जिस समासी शब्द का अंतिम खंड प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहलाते हैं। अब तत्पुरुष समास, जैसे कि राजा का मंत्री, राजमंत्री ने बाघ मारा। अब देखिएगा राजा का जो मंत्री है, मंत्री ने तो बाघ मारा लेकिन राजा नहीं मारा, यानी कि अंतिम शब्द प्रधान है, मंत्री शब्द प्रधान है। राजा के मंत्री साहब जी यानी कि मंत्री जी मारे बाघ को, तो मंत्री शब्द प्रधान हो गया, अंतिम शब्द है क्योंकि। तो इस तरह का जो शब्द बनता है राजा का मंत्री शब्द जो है ये एक तत्पुरुष समास है, ठीक ना। और चलिए तत्पुरुष समास के बाद आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेष या उपमेय या उपमान होता है और इसका कुछ विशेष अर्थ नहीं होता है, उसे ही कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीला, जैसे एक बार मैं डेफिनेशन एग्जांपल देख लेता हूँ। नीला जो कमल, नील कमल, उधर जो चित वाला, उधर चिता, ये सब अर्थ नहीं होता है कुछ, ठीक ना। तो ऐसे शब्द को कहते हैं कर्मधारय समास। और द्विगु समास, जिसका समासिक शब्द में पहला पद संख्या हो उसे, यानी कि प्रथम पद संख्या का बोध करता हो, संख्या हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं द्विगु समास, ठीक ना। और जैसे कि दूसरा पहर, दोपहर में दो जो है वो एक संख्या है और पहला पद है शब्द का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विगु समास। और द्वंद्व समास में क्या होता है, जिस समासिक शब्द का सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा होता है, जिस शब्द के योजक चिन्ह लगा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि गौरी शंकर, गौरी और शंकर के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा। सभी के योजक चिन्ह किसे कहते हैं, ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहता है इसे, जैसे रात और दिन, तो ये योजक चिन्ह जो रहता है उसे ही कहा जाता है द्वंद्व समास। योजक चिन्ह जो लगा रहता है कोई भी चीज में, जैसे माता और पिता के बीच में, तो उसे ही कहा जाता है द्वंद्व समास। और बहुब्रीहि समास, जो सब समस्त पद अपने समान अर्थ को छोड़कर कुछ विशेष अर्थ बताते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं।
जैसे कि जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर। अब देखिए चंद्रशेखर तो एक समान अर्थ है, लेकिन चंद्रशेखर का अर्थ होता है शंकर जी, यानी कि जिसके सिर पर चंद्रमा हो और चंद्रमा शंकर जी के सिर पर है तो क्या हो जाएगा शंकर जी, क्या हो जाएगा शंकर जी, बहुव्रीहि समास। तो चलिए अब ये भी भव्य समास के पास चलते हैं। जो समासिक शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है, जैसे शक्ति भर, यथाशक्ति, यथाशक्ति का अर्थ कभी नहीं बदलाता। हर पल यानी कि प्रतिपल, प्रतिपल का शब्द का प्रतिपल का अर्थ कभी नहीं बदलेगा। क्या हो जाएगा प्रतिपल का अर्थ, क्या हो जाएगा, एक पल नहीं सभी पल हो जाएगा, ठीक है, सभी पल होता है, ठीक ना। और न समास, न समास में इसमें ओ न दूसरा पद संज्ञा होता है। इस सब का जो होता है यही होता है, जैसे कि मैंने ये लास्ट में बताया था कि निषेध अभाव आदि अर्थ में जब अन न आदि और दूसरा पद संज्ञा या विशेषण होता है उसे न समास कहते हैं। जैसे कि ना भाव, अभाव, ना अंत, अनंत और ना अर्थ, अनर्थ। तो इस तरह का जो शब्द होता है न हो जाएगा इसमें, जैसे लिख रहे हैं कि निषेध या अभाव का, और भाव हो जाएगा संज्ञा या विशेषण। तो इस तरह का जो शब्द होता है उसे न शब्द कहते हैं। और चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। इस चैप्टर में जो भी आपको नहीं समझ में आए कृपया करके हमें बताएं कमेंट करके, ताकि हम और भी अच्छा से बताने का प्रयास कर पाओ और अपने भी पढ़ पाओ, ताकि हमारा भी क्लियर हो जाए और आपका भी बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही।